अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सब लोगों के लिए एक और बेहद खौफनाक कहानी जो हमें भेजी है राफ़े साहब ने, जो कहते हैं, मेरा नाम राफ़े है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। जो वाक़या मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरे साथ तकरीबन 6 महीने पहले पेश आया था। एक मरतबा हमारे एरिया में लाइट गई हुई थी। हम सब गली के दोस्त साथ बैठे आपस में मजाक कर रहे थे। हम सब की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी क्योंकि हम बचपन से इसी गली में रहकर पले बड़े थे। हम सब दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने अपने कज़न का किस्सा छेड़ दिया जिसके ऊपर किसी जिन या असीब का साया था। वो उसके बारे में बता रहा था तो सब बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे, मगर मुझे ऐसी बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को मानता नहीं था और ना कभी ऐसी चीज़ों का सामना किया था। मैं उसको बोलना शुरू हो गया कि ये सब फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे ये कहने पर उसने और बाकी दोस्तों ने कहा कि ऐसी चीज़ों को मजाक मत समझा करो। मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने अपने कज़न की हालत देखी है कि वो किस अजाब से गुज़र रहा है। अगर तुम उसकी वो हालत देख लो तो तुम्हें पता चले कि ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक होती हैं। वो काफ़ी सीरियस होकर अपने कज़न के बारे में बता रहा था। वो जैसे जैसे अपने कज़न के बारे में बता रहा था मुझे हंसी आ रही थी। मुझे हंसता हुआ देखकर उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा कि भाई, जब ये चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी तब देखूँगा कि तुम्हारी हालत क्या होती है। तो उस पर मैंने हंसते हुए कहा कि ये चीज़ें ऐसे ही किसी के सामने नहीं आ जाती और आज तक मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, अभी तक मेरे सामने तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। तो उसको मेरी इस चीज़ पर ज़िद चढ़ गई और उसने कहा कि अगर तुम अपने आप को इतना ही बहादुर समझते हो तो मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ। तुम वो डेयर पूरा कर लो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत बहादुर हो। तो उस पर बाकी दोस्त भी बहुत एक्साइटेड हो गए। मैंने और मेरे दोस्तों ने कहा कि हाँ बताओ क्या डेयर है, मैं पूरा कर लूँगा। तो इस पर उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतने ही बहादुर हो और तुम्हें इन चीज़ों से डर नहीं लगता तो आज की रात तुम 12 से फजर तक हमारे एरिया के पिछली साइड पे जो कब्रिस्तान है वहाँ गुजारोगे। अगर तुमने ये कर लिया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम वाकई बहुत बहादुर हो। इस पर हमारे बाकी दोस्तों ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि हाँ भाई, अगर तुम वाकई इतनी हिम्मत रखते हो और तुम्हें डर नहीं लगता तो जाओ आज की रात कब्रिस्तान में गुजारो, हम मान जाएंगे कि तुम बहुत बहादुर हो। तो इस पर मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, इसमें कौन सा मसला है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, 4-5 घंटे की बात है, मैं कब्रिस्तान में गुजार लूँगा। और मैंने वो डेयर एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने थोड़ी देर वहीं बैठकर बातें की और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। रात 11:30 बजे हम सब दोस्त मिलकर उस कब्रिस्तान के गेट पर जमा हुए। एक दोस्त ने मुझे कहा कि अभी भी टाइम है, सोच लो, ये चीज़ें मजाक नहीं होती। तो उस पर मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं भाई नहीं, अब तो मैं जाऊंगा और कब्रिस्तान में रात गुजारूंगा ताकि तुम लोग को बता सकूं कि मैं कितना बहादुर हूं और मुझे डर नहीं लगता। कब्रिस्तान का मेन गेट लॉक था। हमें साइड से टाप कर जाने की एक जगह नज़र आई। मैंने सोचा कि मैं यहीं से टाप कर अंदर चला जाऊंगा और सुबह वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं दीवार से टाप कर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि सुबह मिलते हैं। वो भी ये कहकर अपने अपने घर चले गए कि सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा, लेकिन बहुत अंधेरा था, वहाँ कोई लाइट नहीं थी। कब्रिस्तान में इंटर होते ही कोने में एक छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। इसके अलावा पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। उस मस्जिद में लगे उस बल्ब की हल्की सी रोशनी सामने मौजूद कब्रों पर पड़ रही थी, मगर कब्रिस्तान के अंदर की तरफ कोई लाइट नहीं थी। हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जब कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और आगे पीछे देखने लगा। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। मेरे अलावा कब्रिस्तान में कोई नहीं था। हर जगह बिल्कुल सन्नाटा था। मैं अंधेरे में अपने लिए कोई जगह देख रहा था कि जहाँ बैठकर 3-4 घंटे गुजार सकूँ। मैं कब्रिस्तान में मज़ीद अंदर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे सीमेंट से बनी हुई एक स्लेब नज़र आई। मैंने सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहीं बैठ जाता हूँ, 3-4 घंटे गुजर जाएंगे।
उस स्लेब के आगे पीछे कब्रें ही कब्रें थीं और साथ ही एक बड़ा घना दरख्त था। मेरे ख्याल से जो दिन के वक्त वहाँ कब्रिस्तान में काम करते हैं वो यहीं बैठ के आराम करते होंगे। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और यूज़ करने लगा। मोबाइल यूज़ करते करते मुझे फ़ाइल्स के अंदर से एक मूवी मिल गई जो मैंने काफ़ी पहले डाउनलोड की हुई थी। मैंने वो मूवी प्ले कर ली ताकि जितनी देर में मूवी ख़त्म होगी तब तक मेरा आधे से ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। मूवी देखते देखते मुझे आधा घंटा गुजर चुका था। अभी मैं मूवी देख ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो मेरा नाम तो नहीं ले रहा था, मगर हम जैसे इशारा करके किसी को बुलाते हैं ना, हल्की सी आवाज़ निकाल कर, वैसे ही। मैंने मूवी स्टॉप कर दी और पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गए हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने हंसते हुए ऊंची आवाज़ में कहा कि भाई, जितनी भी कोशिश कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब फजर के बाद ही निकलूँगा कब्रिस्तान से। और ये कहकर मैं दोबारा मूवी देखने लग गया। अभी 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे फिर से वही आवाज़ आई। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी मूवी को स्टॉप किया और सोचा कि अब मैं खुद अपने दोस्तों को अपने हाथों से पकड़ता हूँ। ये कहीं छुपे हुए हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठा और आगे पीछे टॉर्च की रोशनी मारने लगा कि पता करूँ कि कौन सा दोस्त मुझे डराने आया है। मैंने आगे पीछे काफ़ी ढूंढा, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और दोबारा अपने मोबाइल में मूवी प्ले कर दी। अभी मूवी देखते देखते मुझे 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है और मुझे देख रहा है। मुझे लगा कि मेरा दोस्त है, तो मैं जल्दी से पीछे मुड़कर बोला, कौन है? मगर वहाँ कोई भी नहीं था। इस बार मुझे थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे लगा था कि जैसे दूर से खड़ा कोई दोस्त मुझे आवाज़ दे रहा है, मगर इस बार तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। और मैंने 1 सेकंड में पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपना दिमाग आगे पीछे किया और वापस से मूवी देखने लगा। मैं बस चाह रहा था कि जल्दी जल्दी ये 2-3 घंटे गुजर जाएं, ताकि मैं बाहर जाकर दोस्तों को बता सकूं कि मैं नहीं डरता हूं और मैं कितना बहादुर हूं। मगर मेरी यही सोच मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मूवी देखते देखते आधा घंटा मज़ीद गुजर गया। मैं कभी मूवी देखता और कभी बीच बीच में मूवी स्टॉप करके आगे पीछे कब्रिस्तान की तरफ देखता। वहाँ सन्नाटा और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। मूवी देखते देखते मुझे फिर से महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। मैं अभी पीछे मुड़कर देखने ही लगा था कि किसी चीज़ ने मेरी कमर पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना शदीद था कि मैं स्लेब से उछलकर नीचे गिर पड़ा। मैंने अचानक पीछे मुड़कर पूछा कि कौन है, किसने मारा मुझे, सामने आओ। बस मेरी ये कहने की देर थी कि मेरी स्लेब के साथ वाले दरख्त के अंदर से किसी ने भयानक सी आवाज़ निकाल कर कहा, ये कब्रिस्तान मजाक है क्या? वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी। जब मैंने दरख्त की तरफ देखा तो वहाँ अंधेरा था, मगर 2 लाल चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने हिम्मत करके जब टॉर्च दरख्त पर मारी तो वहाँ एक अजीब व गरीब किस्म की खौफनाक सी मखलूक ऊपर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था जो मुझे देख रहा था। उसके मुंह से कुछ गंदा अजीब सा निकल रहा था। मैंने वहीं उसको देखकर चीखें मारना शुरू कर दी और जल्दी से उठा और कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागने लगा। तो मुझे महसूस हुआ कि वो मखलूक भी मेरे पीछे उतनी ही स्पीड में आ रही है। मैं बहुत खौफज़दा था। मैं जितनी स्पीड में भाग सकता था उतनी स्पीड में भाग रहा था और वो मखलूक भी तेज़ी से मेरे पीछे आ रही थी। मुझे अपने भागने के अलावा उसके भागने की भी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक मेरा पाँव एक पत्थर से टकराया और मैं वहीं गिर गया। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च पीछे की तरफ मारी, मगर वहाँ कोई नहीं था। बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से मेरे घुटनों और कोहनी में चोट लग गई थी, मगर मैंने हिम्मत की और खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि मैं इस कब्रिस्तान से जल्द बाहर निकल जाऊं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ और मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी तो मुझे एक बार फिर से वो लाल आंखों वाली भयानक मखलूक नज़र आई जो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे में उसकी चमकती हुई वो लाल आंखें मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थीं। मैं उसको देखते ही वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैंने जब टॉर्च पीछे की तरफ मारी तो वहाँ कोई नहीं था, मगर किसी के आने की आहट मुझे साफ साफ महसूस हो रही थी।
میرے پیچھے سے مجھے بہت ہی عجیب و غریب اور بھیانک قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو آہستہ آہستہ کر کے میری طرف بڑھ رہی تھیں کہ اتنے میں مجھے وہ مسجد نظر آ گئی جو قبرستان کے اندر ہی موجود تھی۔ مسجد کو دیکھتے ہی میں اس کی طرف بھاگا کہ اچانک کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں وہیں گر گیا۔ اس بار گرنے کی وجہ سے میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا اور ٹارچ بھی آف ہو گئی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا مگر مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری ٹانگ میں شدید درد ہو رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اندھیرے میں پھر سے وہ دو لال آنکھیں دکھائی دینا شروع ہو گئیں۔ وہ دو لال آنکھیں اسی بھیانک مخلوق کی تھیں جو اندھیرے کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا ہمت کر کے اٹھا اور اس مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی، اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اس مسجد میں داخل ہوا تو وہ مخلوق وہیں رک گئی اور وہ دور سے اندھیرے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور کچھ دیر بعد وہ مخلوق کہیں غائب ہو گئی۔ میں صبح فجر تک اسی مسجد میں بیٹھا رہا اور آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ فجر کے ٹائم جب مولانا صاحب مسجد میں آئے تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کو اپنے ساتھ ہوا سب کچھ بتایا تو وہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کو نہیں پتہ کہ رات کے وقت قبرستان میں نہیں آتے ہیں؟ قبرستان میں طرح طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کو قبرستان کا احترام کرنا بھی نہیں آتا۔ قبرستان بہت احترام کرنے کی جگہ ہے۔ شکر کرو کہ اللہ پاک نے تمہاری مدد کی اور تمہاری جان بچ گئی۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ میں نے مولانا صاحب سے معافی مانگی اور فجر کے بعد وہ مجھے لے کر میرے گھر آ گئے۔ میرے گھر والوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے خود قبرستان میں جا کر وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے مجھے بہت غصہ کیا۔ میرے دوست بھی میری حالت پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اس دوست سے بھی معافی مانگی جس کی کزن کا میں مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے بولا کہ واقعی میری غلطی تھی جو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوتیں۔ اب میں مان گیا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہیں۔ گھر واپس آ جانے کے بعد بھی کچھ دنوں تک میں اکثر ڈر جاتا تھا۔ خوف میرے دماغ پر اس قدر طاری تھا کہ میں خواب میں بھی اکثر اسی بھیانک مخلوق کو دیکھتا تھا جو مجھے کہتی تھی کہ قبرستان مذاق ہے کیا؟ اور میں ڈر کر اٹھ جاتا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے توبہ کی اور آہستہ آہستہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ آج اس واقعے کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں، مگر آج بھی جب اس مخلوق کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رات میری مدد فرمائی اور میری حفاظت کی۔ تو دوستوں، رافع صاحب کی یہ کہانی نے تو ہم سب کو واقعی بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کی اس طرح کی مخلوقات سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا خوفناک واقعہ یا خوفناک کہانی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کو اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔